दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क 18 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि ये कंपनी गेम चेंजर साबित हो सकती है और उस टाइम इसका प्राइस चल रहा था दोस्तों लगभग 19.20 रुपीज के आसपास। तो वहां से स्टॉक लगभग अपने डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और चार्ट के ऊपर देखेंगे कंपनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है और कहां पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे बाइंग और सेलिंग की कि स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इस स्टॉक को बाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर इस स्टॉक को सेल करना चाहिए या बाई नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये फिलहाल 47.65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई और लो की तो दोस्तों इसने अपना 52 वीक लो बनाया था 14.70 रुपीज के आसपास 25 मार्च को और दोस्तों इसने अपना हाई बनाया है 49.65 रुपीज जो कि 24 जून को बनाया है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी रिटर्न की। दोस्तों इसने एक साल के अंदर 2020 के अंदर इस स्टॉक ने रिटर्न दिया 97%, मतलब आपके पैसे लगभग डबल कर दिए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 3 ईयर की तो दोस्तों 3 ईयर में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो नेगेटिव के अंदर 12% दिया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 10 ईयर की तो दोस्तों 10 ईयर के अंदर कंपनी ने नेगेटिव के अंदर 65% का रिटर्न दिया है, मतलब काफी पैसे इसके अंदर डूबे हैं। लेकिन दोस्तों इससे ये भी साबित होता है कि कंपनी काफी पुरानी है और एक बिलीवेबल कंपनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसे कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आपको पता है इसका मार्केट कैप है वो लगभग 4753 करोड़ है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जैसे डैन नेटवर्क हो गया, हार्टवे केबल हो गया, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हो गया और नेटवर्क 18 का मर्जर होने वाला है, तो उसके बाद इसकी जो मार्केट कैप है वो नई निकल के आएगी और जो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे वहां पे भी थोड़ा चेंज मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं करंट प्राइस की तो आपको पता ही है लगभग 45.40 जो कि बीएससी के ऊपर है, एनएससी के ऊपर ये 47.65। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू की तो दोस्तों वो 11.22 है। लेकिन दोस्तों स्टॉक की पीई अवेलेबल है नहीं क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है दोस्तों। उसके बाद आता है आरओईसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि नेगेटिव के अंदर है 3.05। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रमोटर की। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग है लगभग 75% जो कि रिलायंस के पास है। तो दोस्तों अगर इन तीनों का मर्जर होता है तो रिलायंस की होल्डिंग फिर हो जाएगी 64% की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ्लिप्ड शेयर कोई भी नहीं है। अच्छी बात यह है दोस्तों कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 ईयर की एवरेज 18.57% है, मतलब सेल्स कंपनी की अच्छी हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज है वो सेल्स ग्रोथ। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि अगर किसी कंपनी का फ्यूचर जानना है तो उसकी 4 चीजें जानना बहुत जरूरी होती है: सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज हुई है 2011 से। 2011 के अंदर कंपनी की जो सेल्स थी वो 39.91 करोड़ की थी जो कि 2020 के अंदर हो गई 11 मतलब 111 करोड़ की जो सेल्स हो गई है 2020 के अंदर। लेकिन सिंगल एक साल ऐसा नहीं है जब कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया हो। आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो और इसके अंदर भी डेटा है उसके अंदर भी देख सकते हो कंपनी ने एक भी साल किसी भी साल कंपनी ने अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही वीक पोजीशन है क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी वीक है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसको देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वार्टर रिजल्ट में भी सेम कंडीशन है। अगर हम एक क्वार्टर छोड़ देते हैं दिसंबर 17 का, उसके अंदर भी नेट प्रॉफिट 28.37 दिखाया था उन्होंने, 28.37 करोड़ का, लेकिन वहां पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। तो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी ने अपने एसेट बेचे होंगे या कुछ और इन्वेस्टमेंट कहीं से आई होगी तो वो दिखा रखा है। लेकिन यहाँ पे भी कभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। तो मतलब अभी तक कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है, चाहे आप ईयरली रिजल्ट देख लो या क्वार्टरली रिजल्ट देख लो। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट रेशियोज की। जैसे कि सबसे इंपोर्टेंट रेशियो आता है लीवरेज रेशियो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो लगातार बढ़ रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो मार्च 16 अंदर कंपनी के ऊपर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो था वो 0.41 था जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 6.32 जो कि बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। और दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फिलहाल के प्राइस के ऊपर तो ठीक है,
2.02 है, मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट चुका सकती है। लेकिन उससे पहले 2019 की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो काफी वीक था। अभी हम ठीक ठाक मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट रेशियोज की, जो कि लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों आपको पता है कि एक होता है करंट रेशियो और होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, अगर किसी कंपनी के शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़े समय के लिए अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखना है तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी कंपनी को देखते हैं तो उसका क्विक रेशियो लगभग 1 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। और करंट रेशियो उसका लगभग 2 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म में भी जो पोजीशन है फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफी वीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रमोटर्स की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे प्रमोटर के पास है 75%, जो कि हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है आरबी मीडियासॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिलायंस की भी एक आर्म है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर तीन चार कंपनियों का अगर मर्जर हो जाएगा तो रिलायंस की जो होल्डिंग हो 64% पे आ जाएगी और कंपनी डेब्ट फ्री बन जाएगी, ऐसा बोला गया है। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं एफआईज के पास। दोस्तों एफआईज के पास 10 एफआईज ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, 3.15% ये होल्डिंग ले रखी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। दोस्तों 5 स्कीम ने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्ट कर रखा है, 1.27% की होल्डिंग ले रखी है। उसके बाद दोस्तों आता है एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनके पास लगभग 20.56% की होल्डिंग है। तो दोस्तों मतलब एनआईआई के पास काफी ज्यादा होल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस की कंपनी करती क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इसकी मैंने वेबसाइट से उठाया है कि न्यूज 18 नेटवर्क इज नाउ नंबर 1 इन इंडिया। लगभग इनके 16 चैनल है, 69.6 करोड़ व्यूअर्स हैं, 15 लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है कि नंबर 1 इंडिया के अंदर हो गया न्यूज सेगमेंट के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करते हैं इसके पास क्या क्या है, नेटवर्क 18 के पास दोस्तों बहुत कुछ है। अगर हम मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे हो सीएनबीसी टीवी 18 जो इंग्लिश बिजनेस न्यूज चैनल है, सीएनबीसी आवाज जो हिंदी न्यूज चैनल है बिजनेस का, सीएनबीसी टीवी 18 एचडी प्राइम जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है एचडी के अंदर, और दोस्तों सीएनबीसी गुजराती के अंदर भी है, सीएनएन न्यूज 18 जो कि इंटरनेशनल न्यूज कवर करता है, और न्यूज 18 इंडिया को तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये हो गया न्यूज के अंदर। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करते हो एंटरटेनमेंट के अंदर तो कलर्स इसके पास अच्छा है, चैनल एक है, एमटीवी है, एनआईसी के निक है जो कि आप बच्चों के लिए देख पा रहे हो। वहां पे एक मोटू पतलू टाइप का कुछ चलता है बेबीज के लिए, तो वहां भी काफी अच्छी कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद इनके जो रिश्ते आ गए, स्नाइप्लेक्स आ गया, मतलब मूवीज के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है इनका हिस्टोरी टीवी 18। जैसे हिस्टोरी का आप जानते हैं, हिस्टोरी एक टीवी चैनल है जो कि बहुत अच्छा लोग देखते हैं उसको, काफी अच्छे व्यूअर्स हैं उसके, तो ये भी नेटवर्क 18 का ही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट मनी कंट्रोल भी इसके पास है। और दोस्तों मनी कंट्रोल आजकल आपको पता है कि मनी कंट्रोल प्रो एक कुछ जो पेमेंट देके कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव रिसर्च देती है, तो इससे कंपनी को काफी फायदा हो सकता है और यहाँ से कंपनी के थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और दोस्तों उसके बाद होम शॉप 18 भी है, और दोस्तों उसके बाद बुक माई शो भी है इसके पास। और आप देख पा रहे हो फोर्ब्स इसके पास कैपिटल 18 भी है और नेटवर्क 18 पब्लिकेशन भी है। तो ये काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो उसके पास काफी बेहतरीन है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी शानदार है। दोस्तों इसका बिजनेस मेरे को बहुत ही शानदार लगता है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कंपनी आज तक प्रॉफिट में क्यों नहीं आई। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने उसका लाइफ टाइम चार्ट लगाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो लिस्ट हुई थी 640 रुपए के आसपास, मतलब 640 रुपए के आसपास ही गई थी, लिस्ट नहीं हुई थी। और उसके बाद स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट रहती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई एनालिसिस करने की आवश्यकता है नहीं चार्ट एनालिसिस, क्योंकि आप देख पा रहे हो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट रहती है। और फिलहाल के टाइम में थोड़ा स्टॉक ऊपर उठाया है, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाया कि इसको कुछ एनालिसिस कर सके। तो हम देखते हैं डे चार्ट के ऊपर। तो डे चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हो कि कंपनी ये जो लाइन है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है बार बार। 45.155 रुपीज को कंपनी ब्रेक करना चाह रही है। 2 बार इन्होंने ब्रेक भी किया है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई। इस बार इसको ब्रेक दोबारा किया है, और अगर ये कंपनी यहाँ पे सस्टेन कर पाती है तो लगभग 53.40 के आसपास जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये अगर आप देख पा रहे हो 39.35 के आसपास कंपनी यहाँ पे अपना सपोर्ट ले रही है। बार बार स्टॉक यहाँ पे टकरा के ऊपर जा रहा है कुछ दिनों से। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो दोस्तों ये एक जो लेवल है जो इसका बाइंग लेवल हो सकता है लगभग 26 रुपए से 33 रुपए के आसपास, जो एक रेंज है। आप देख पा रहे इसके अंदर भी स्टॉक काफी ट्रेड किया था। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास इसके अंदर इसको स्टॉक को खरीदने की यहाँ पे ही खरीद सकते हो इस हाई लेवल पे इतने, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस काफी ऊपर चढ़ गया है और इस प्राइस के ऊपर लेना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन नहीं है। ऊपर की तरफ स्टॉक जाने की संभावना कम है, नीचे की तरफ आने की संभावना ज्यादा है। तो अब जो रेंज दिख रही है 26.35 से 33.55 जो रेंज है उसके अंदर आप इसको खरीद सकते
सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक को अगर आपको खरीदना चाहिए तो इसको प्राइस है 25 से 30 रुपीज के आसपास, क्योंकि अभी आपको पता है स्टॉक काफी ऊपर चला गया है, उस प्राइस के ऊपर खरीदना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर 25 से 30 रुपए के आसपास आता है तो आप इसको जरूर खरीद सकते हो। आने वाले समय में ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, और आपको पता है कितना बड़ा इसके पीछे हाथ है जो प्रमोटर है रिलायंस है। तो आने वाले समय में रिलायंस को फोकस इसके ऊपर भी आएगा। जैसे आपको पता है कि जियो की लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद एक कंपनी और है रिलायंस रिटेल है, उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस रहेगा, उसका भी एक हाइप बनाया जाएगा मार्केट के अंदर ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर आए। अब जब ये दोनों रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कंपनी का जो फोकस आएगा वो नेटवर्क 18 के ऊपर आएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर फोकस चल रहा है क्योंकि कंपनी को मर्जर हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में अंबानी इस जो बिजनेस है उसको बेच भी दे। आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पास साथ भी इनकी डील चल रही थी, और सोनी टेलीविजन है उसके पास साथ भी इनकी डील चल रही थी। तो हो सकता है आने वाले समय में स्टॉक को जो कंपनी है नेटवर्क 18 इसको सेल कर दिया जाए, इसमें कुछ स्टेक बेच दिया जाए, या पूरा ही जो अपना बिजनेस ऑफलोड कर दिया जाए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें चल रही है स्टॉक के अंदर, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो 25 से 30 रुपीज के आसपास इसको खरीद सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।